हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं वैलिडिटी ऑफ कंपोजिशन लेवी। लास्ट वीडियो में हमने ख़त्म किया था, क्या कंपोजिशन लेवी ही ख़त्म किया था। आई मीन टू से कि ये चेक किया था हमने कि कौन कंपोजिशन स्कीम लेवी के लिए लाइवेबल होगा, एलिजिबल है या नहीं है। टर्नओवर बेसिस पर हमने कैलकुलेशन देखी थी, एग्जांपल्स किए थे 115 तक। नाउ वी टर्न टू द नेक्स्ट टॉपिक, वैलिडिटी ऑफ कंपोजिशन लेवी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड जिन लोगों ने अभी तक लास्ट वीडियो नहीं देखे, प्लीज़ वो जाकर एक बार वीडियोस देख लें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब भी कर लें। सो as per the rule 6 of chapter 2 of CGST rule 2017 provides that, क्या बताता है कि option exercised by the person to pay tax on composition basis remain valid as long as he satisfy the condition। ठीक है, कंपोजिशन के लिए यानी कि वैलिड होगा कोई पर्सन टैक्स लायबिलिटी के लिए जब जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तब। तो कौन कौन सी कंडीशंस हैं ये देख लेते हैं जरा। तो सबसे पहली जो कंडीशन है वो है क्या कि कंपोजिशन लेवी अलाउड होना चाहिए। ठीक, कंडीशन नॉट सेटिस्फाई कब होगी? अगर कंडीशन सेटिस्फाइड है तो ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो क्या होगा? पे टैक्स एज पर नॉर्मल रेट से टैक्स पे करेगा। इशू टैक्स इनवॉइस फॉर टैक्सेबल सप्लाई विद इन 7 days। फाइल करेगा फॉर्म GST CMP 4 एज इंटीमेशन। देखिए यहाँ पर कंपोजिशन स्कीम जो थी उसके फॉर्म से है, यानी कि इंटीमेशन के लिए अलग फॉर्म है। इंटीमेशन के लिए जैसे फॉर्म नंबर 1 देते हैं, देन 2 है, 3 है, अब ये 4 है। ठीक, तो ये फॉर्म्स हमें याद रखने, एक एक मार्क्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए क्या कह रहा है कि अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते हैं तो उनको इनवॉइस पर क्या देना होगा? टैक्स नॉर्मल रेट से ही देना होगा, और जो सप्लाई है विद इन 7 days में हो जानी चाहिए, और सॉरी टैक्सेबल सप्लाई पर देंगे। एंड विद इन 7 days फाइल करेगा क्या? फॉर्म GST, ठीक है, CMP 4। Next, self-withdraw. Before the date of withdrawal, file an application form GST CMP 4 as intimation within 7 days from the date of cease to satisfy the condition। यानी कि withdrawal कर रहा है तो फिर क्या करना होगा? उस केस में भी आपको क्या करना है? Within 7 days आपको intimation application देना पड़ेगा। ठीक, now proper officer has reason to believe taxpayer not eligible for the composition levy। यानी कि प्रॉपर रीजन होना चाहिए ऑफिसर को देने के लिए कि हाँ हमारे मतलब ये रीजन है, इस वजह से हम इसको ऑप्ट नहीं कर रहे हैं या कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं। इशू शोकेस नोटिस इन फॉर्म GST CMP 5। देखिए यहाँ पर दो हमारे पास जो फॉर्म है आ गए हैं, एक 4 और 5। ठीक, एंड विद इन 15 days टैक्सपेयर मस्ट फाइल रिप्लाई इन फॉर्म GST CMP 6। सबसे पहले तो CMP 5 में क्या करेगा? इशू कर देगा, ठीक है, नोटिस दे देगा, जो भी उस मतलब इशू शोकेस नोटिस देगा, यानी कि वो बताएगा। ठीक है, एंड विद इन 15 days में क्या होगा कि फाइल का रिप्लाई आएगा विद इन 15 days में, और फॉर्म नंबर कौन सा है? वो 6। ये बात ध्यान रखनी है। देन इशू ऑर्डर विद इन 30 days इन फॉर्म GST। ऑर्डर फिर क्या होगा? वहां पर ऑर्डर दिया जाएगा विद इन 30 days में फॉर्म नंबर 07 में, इधर बाय एक्सेप्टिंग और डिनाइंग द कंपोजिशन लेवी, कि वो जो प्रॉपर ऑफिसर है वो डिनाई कर दे, मना कर दे या एक्सेप्ट कर ले। तो ये बात ध्यान रखनी है, प्रॉपर ऑफिसर को रीजन देने के लिए एक परफेक्ट रीजन होना चाहिए, अदरवाइज फॉर्म नंबर 5, 6, 7 ये सारे कंडीशन आपको फुलफिल करनी होगी। तो यहाँ पर हमने देखा जाए तो 4, 5, 6, 7, ठीक, यानी कि 4 जो है फॉर्म उसके बारे में पढ़ लिया है। तो ये फॉर्म नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नोट है, जरा पढ़ लेते हैं क्या नोट है। इफ द GSTR 4 is not filed
फॉर द गिवन क्वार्टर में अगर फाइल नहीं किया जाता है, देन द टैक्स पेयर कैन नॉट फाइल द नेक्स्ट क्वार्टर रिटर्न इधर। तो नेक्स्ट क्वार्टर में वो फाइल नहीं कर सकता है, ये बात ध्यान रखनी है। इफ देयर इज नो इशू रिगार्डिंग द टैक्स पेमेंट एंड पर्सन इज मिस्ड आउट द जीएसटीआर फाइलिंग ड्यू डेट्स, इन दिस केस अगर देखिए क्या होता है, नहीं इशू कर पाता है या मिस्ड हो जाती है, तो इन दिस केस द पर्सन इज अगेन लायबल टू पे पेनल्टी under GST concept, which is ₹100 for CGST and 100 for SGST per day. The maximum amount in the case of missing the filing is Indian rupees 5000. तो देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन बनकर आता है क्या कि अगर वो मिस कर जाता है GSTR क्वार्टरली तो उसको कितना फाइन होगा, तो आपको पेनल्टी देनी होगी 100 रुपीज पर डे का, और मैक्सिमम कितना 5000 इंडियन रुपीज। इज दैट क्लियर? आई थिंक सो। नेक्स्ट देखिए GST4 कैन बी रिवाइज्ड। GST4 रिवाइज्ड हो सकता है? देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक। GST4 कैन नॉट बी रिवाइज्ड आफ्टर फाइलिंग ऑन द GSTN पोर्टल। GSTN पोर्टल पे आपने एक बार जो फाइल कर दिया है वो रिवाइज नहीं कर सकते हैं। Any mistake in the return can be revised in the next month return only. अगर आपने कोई गलती की है तो नेक्स्ट मंथ की रिटर्न में आप क्या करोगे, उसे ठीक करोगे, ठीक है। It means that if a mistake is made in GSTR4 filed for the July September क्वार्टर, यानी कि जुलाई टू सितंबर क्वार्टर में मिस्टेक की है आपने, तो द रेक्टिफिकेशन फॉर द सेम कैन बी मेड ओनली व्हेन फाइलिंग द नेक्स्ट क्वार्टर GSTR4। तो आपका सितंबर के बाद जो नेक्स्ट क्वार्टर होगा उसमें आपको रिवाइज करना होगा, यानी कि सही करनी होगी अपनी गलती को, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, इफ क्वेश्चन अगर पूछा जाए GSTR4 कैन बी रिवाइज्ड, तो आप क्या बोलोगे? नो। डायरेक्ट होगा आपका आंसर नो। क्यों नहीं किया जा सकता रिवाइज? इट कैन बी, अगर आपने क्या कर रखा है, कोई मिस्टेक कर रखी है, तो फर्दर नेक्स्ट क्वार्टर में आपको क्या करना होगा, उसको ठीक करना होगा। बट अगर कहा जाए कि इस क्वार्टर में कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते आप इस क्वार्टर में, आपको नेक्स्ट क्वार्टर मिलेगा, उसमें आप ठीक कर सकते हो अपनी गलती को, ओके। नेक्स्ट देखिए वेरियस फॉर्म ऑफ कंपोजिशन लेवीज HSC। देखिए लास्ट टाइम भी ये क्वेश्चन आ चुका है फॉर्म के बारे में, ये ध्यान रखनी है बात, और सेपरेट क्वेश्चन आएगा और आ सकता है, ठीक है। ये दो बातें ध्यान रखनी है बिल्कुल अच्छे से, फॉर्म नंबर्स आपको याद होने चाहिए। देखिए CMP1 जो है इंटीमेशन के लिए था, हमने ऊपर पढ़ा ही था क्या, टू ऑप्ट फॉर स्कीम को ऑप्ट करने के लिए बाय द प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होल्डर, ड्यू डेट है प्रायर टू अपॉइंटेड डेट और विद इन 30 days ऑफ द सेट डेट। जो भी डेट बताई गई है उस डेट पर अपॉइंटेड डेट जो है वो, या विद इन 30 days, ठीक है। नाउ GST CMP2 फॉर्म नंबर इंटीमेशन ऑफ विलिंगनेस टू ऑप्ट फॉर स्कीम बाय रजिस्ट्रेशन पर्सन। इंटीमेशन दिया जाएगा, विलिंगनेस है यानी कि वो चाहता है स्कीम को ऑप्ट करना या नहीं, ये बताएगा, इंटीमेशन देगा कि हाँ वो चाहता है। प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल स्टार्ट होने से पहले देना होगा ये इंटीमेशन। नाउ फॉर्म GST CMP3, ये क्या है, डिटेल्स ऑफ स्टॉक होगा एंड इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई सप्लाई होती है उसका रिकॉर्ड होगा पूरा इनवर्ड सप्लाई का, ठीक है, डिटेल होगी। विद इन 60 days ऑफ एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन, ठीक है, विद इन 60 days में। नेक्स्ट 4 क्या है, इंटीमेशन ऑफ विड्रॉल ऑफ स्कीम। अभी हमने पढ़ा था विड्रॉल स्कीम कर रहे हैं तो आपको CMP4 देना होगा विद इन 7 days में। नाउ CMP5 SCN ऑन कॉन्ट्रावेंशन होगा, तो इशूड मतलब प्रॉपर ऑफिसर को करना होगा, ठीक है, ऑन कॉन्ट्रावेंशन पर। फिर C6 में रिप्लाई टू शोकेस इन नोटिस दिया जाएगा विद इन 15 days में, एंड देन इशू ऑफ ऑर्डर दिया जाएगा विद इन 30 days में, फॉर्म नंबर 7 में।
एंड 8 में विद इफेक्ट फ्रॉम दिस डिटेल्स ऑफ द पेमेंट ऑफ सेल्फ असेस्ड टैक्स की डिटेल देनी होगी 18th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच क्वार्टर। सक्सीडिंग आगे क्वार्टर का जो 18th डे होगा उसकी बात कर रहे हैं। ओके चलिए The amended Rule 62, whose heading has been changed to form and manner of submission of statement and return provides as under। यानी कि चेंज हो गई है। हेडिंग क्या है ये पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। जो सबसे पहले वो बोला गया है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन paying tax under section 10 or paying tax by availing the benefits of notification number this shall electronic furnish होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिकली। समझ में आया ये बात ध्यान रखनी है आप लोगों को। और a statement in the prescribed form फॉर्म नंबर 8 की बात हो रही है containing detail of payment of self assessed tax। सेल्फ असेस्ड क्या है अपने आप टैक्स की जो वैल्यू है वो निकाली है तो क्या होगा फॉर्म 8 में आपको सबमिट करनी पड़ेगी रिपोर्ट फॉर एवरी क्वार्टर के लिए बाय 18th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच क्वार्टर। ओके a return gesture for every financial year or part of financial year on before 30th day of April following the end of the such financial year। ठीक है फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले आपको क्या करना है वो रिटर्न फाइल कर देनी है। Every registered person furnishing the statement under this shall discharge his liability towards tax or interest payable by debiting the electronic cash ledger। इसके थ्रू डिस्चार्ज करेगा जो भी उसका इंटरेस्ट और ड्यूटी बनती है। इलेक्ट्रॉनिक ध्यान रखनी है इलेक्ट्रॉनिक बेस होना चाहिए। The return furnished under subsection this shall include the invoice wise interstate and intra-state inward supply होना चाहिए received from registered and unregistered person and consolidated details of outward supply भी होना चाहिए। ठीक है इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट की इनवर्ड की सप्लाई होगी और आउटवर्ड सप्लाई होगी। ठीक डिटेल होगी। नेक्स्ट है अ रजिस्टर्ड पर्सन who has opted to pay tax under section 10 or by availing the benefit of notification number this dated this from the beginning of a financial year shall where required furnish the details of outward and inward supplies and return under this relating to the period during which the person was liable to furnish such detail and returns till the due date furnish the return for the month of September or succeeding financial year or furnishing of annual return of the preceding financial year whichever is earlier। देखिए यहाँ पर दो चीजें ध्यान रखनी है बस सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर ठीक है और फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर विच एवर इज अर्लियर होगा वही। क्या मतलब यानी कि जो आप डिटेल दे रहे हैं सप्लाई की इनवर्ड की और आउटवर्ड की तो आपने क्या होगा एक दिन तो डिटेल जिस दिन दी होगी और एक दिन क्या होगी एक दिन फर्निश किया होगा रिटर्न दो चीजें हैं तो यहाँ पर जो भी अर्लियर होगा वो आपको कंसिडर करना होगा। ठीक है Next, hence the person shall not be eligible for ITC on receipt of invoice or debt notes from the supplier for the period prior to his opting for composition scheme or paying tax availing the benefit notification। यानी कि ITC का अवेल नहीं करेगा वो ठीक है बेनिफिट नहीं लेगा। चलिए a registered person opting to withdraw from the composition scheme at his own motion or where option is withdrawn at the instance of the proper officer shall where required furnish a statement in the prescribed form for the period for which he has paid tax under the composition scheme till 18th day of the month succeeding the quarter in which the date of withdrawal falls and furnish GSTR 4 for the said period till the 30th day of the April following the end of the financial year during which such withdrawal falls।
कहने का मतलब ये है कि कंपोजिशन स्कीम, देखिए विड्रॉल करता है, ठीक है, कोई पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन है विड्रॉल करता है तो उसको ये फर्निश करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि वो क्या कर रहा है, विड्रॉल कर रहा है, और कब बतानी है, 18th डे ऑफ द सक्सीडिंग क्वार्टर, ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, अ रजिस्टर्ड पर्सन हु सीज टू अवेल, जो बना करता है अवेल करने की, द बेनिफिट ऑफ दिस डेटेड दिस शैल वेयर रिक्वायर्ड फर्निश स्टेटमेंट्स, क्या करेगा, फर्निश करेगा स्टेटमेंट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म फॉर द पीरियड फॉर विच he has paid tax on by availing the benefit under this set notification till this। कहने का मतलब ये है कि वो फर्निश करेगा, बस क्या फर्निश करेगा, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा कि हाँ मैं क्या कर रहा हूँ, कर रहा हूँ बेनिफिट्स, मना कर रहा हूँ मतलब बेनिफिट्स लेने से। चलिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है यहाँ पर 116 पर आ जाते हैं। मिस्टर सीताराम is running a consulting firm and also a ready-made garments showroom registered in same PAN. Turnover of the showroom is 60 lakhs and receipt of the consultancy firm is 12 lakh in the preceding financial year। ठीक है, तो क्या करना है हमें, हमने पढ़ ही रखा है ये कि जब दो बिजनेस होते हैं तो क्या होता है और टर्नओवर किस तरीके से देखा जाता है। चलिए आइए क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा है, कि आंसर करना है हमें, इज मिस्टर सीतारमन एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम, वेदर इट इज पॉसिबल फॉर मिस्टर सीताराम to opt for composition only for showroom, rework if Mr. Sitaram is running a restaurant as well ready-made, whether he is eligible for composition, if the turnover of the garment showroom is 75 lakh in the preceding financial year and there is no consulting firm, whether he is eligible for composition। तो ठीक है, क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है। नाउ दिस सॉल्यूशन देखते हैं जरा। सबसे पहले तो हमें बहुत सी बातें याद आ रही होंगी कि क्या टर्नओवर था, ठीक है, और क्या स्कीम थी, कि किस तरीके से कौन सी सर्विसेज लेनी होती हैं, ठीक है, दो बिजनेस हो तो क्या हो, लास्ट वीडियो में हमने यही सब तो पढ़ा था। तो आंसर देखिए फर्स्ट का क्या होगा आंसर, तो मैं पहले यहाँ पर सिंपल सी बात ये बता दूं कि बिजनेस जो है वो हमारा रेस्टोरेंट का होना चाहिए तो कंपोजिशन स्कीम लेवी होगा, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर बिजनेस देखिए दोनों ही अलग अलग हो रहे हैं, एक हो रहा है रेडीमेड गारमेंट का, ठीक है, और एक कंसल्टिंग फर्म का। तो मिस्टर सीतारमन इज प्रोवाइडिंग सर्विस इन कंसल्टिंग फर्म, hence he is not eligible for composition स्कीम। तो फर्स्ट जो बात है वो यही क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट, वेदर इट इज पॉसिबल टू ऑप्ट कंपोजिशन स्कीम ओनली फॉर शोरूम, के लिए पॉसिबल है क्या ये, तो इफ अ बिजनेस इज इनएलिजिबल to opt for composition then all other business registered under the same PAN shall automatically ineligible for the composition scheme। So Mr. Sitaram is not eligible for composition scheme only for showroom। क्यों भाई, क्योंकि देखिए एक ही पैन से दो शोरूम क्या है, रजिस्टर्ड है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सेम पैन नंबर होना चाहिए। तो एक बात बताइए, एक रजिस्टर्ड है नहीं तो आप क्या करोगे, नॉट एलिजिबल होगा, सिंपल सी बात है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, अगर वो एक रेस्टोरेंट रन करता है तो क्या होता है, तो सिंपल सी बात है इस केस में तो हाँ होना चाहिए। चलिए पढ़ते हैं, रेस्टोरेंट सर्विस एंड रेडीमेड गारमेंट शोरूम आर एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम, ठीक है। हैंस मिस्टर सीताराम इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम सिंस his aggregate turnover is 72 lakh which is less than 1.5 करोड़। ये टर्नओवर याद आया होगा आप लोगों को, आई होप, बिल्कुल ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। लास्ट में क्या कह रहा है कि जो टर्नओवर है गारमेंट शोरूम का 75 लाख है इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एंड देयर इज नो कंसल्टिंग फर्म, नहीं है, क्या वो कंपोजिशन स्कीम के लिए लेवी है, एलिजिबल है। यस, Mr. Sitaram is eligible for composition scheme as turnover of his firm does not exceed 1.5 crore in the preceding financial year।
ओके, सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल नंबर 170, मिस्टर रहीम इज डीलर हु इज सेलिंग टैक्सेबल गुड्स, बेचते हैं एग्जम्प्टेड गुड्स एंड नॉन टैक्सेबल गुड्स बेचते हैं। हिज टर्न ओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 35 लाख का टर्न ओवर है, 10 लाख का, 15 लाख का, गुड्स विच आर लायबल टू जीएसटी, यानी कि तीनों का टर्न ओवर बता दिया गया यहाँ पर। ठीक, वेदर मिस्टर रहीम इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। तो देखिए समझ गए होंगे आप लोग क्या होगा आंसर इसका। ठीक है, ऑब्वियसली चलिए आंसर देखते हैं। इफ अ पर्सन इज सेलिंग द गुड्स विच आर नॉट लेवेबल टू टैक्स, जिस पर टैक्स नहीं लगेगा, देन ही इज नॉट एलिजिबल फॉर ऑप्ट कंपोजिशन स्कीम, तो वो कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकता है। इन दिस केस इवन थो द एग्रीगेट टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़, मिस्टर रहीम इज नॉट एलिजिबल कंपोजिशन स्कीम। देखिए दोनों को मिलाकर अगर वो एक्सीड नहीं करता है, कहने का मतलब पैसों की बात हो रही है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लेकिन क्या क्या होना चाहिए यहाँ पर, यहाँ पर देखिए सॉरी, तो यहाँ पर ये बात निकल कर आती है कि जो गुड्स हैं वो टैक्स लायबल होने चाहिए। चलिए 118 पर आते हैं। मिस्टर एच रजिस्टर्ड इन हैदराबाद में रजिस्टर्ड है वो, हु इज सेलिंग गुड्स फ्रॉम तेलंगाना टू तमिलनाडु। Turnover of Mr. H is 73 lakh in the preceding financial year. Whether Mr. H is eligible for composition. Whether your answer will change if Mr. H is making purchase from Tamil Nadu and selling goods in Telangana. ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है, मिस्टर एच है रजिस्टर्ड पर्सन है हैदराबाद में, हु इज सेलिंग गुड्स, जो कि गुड्स बेचते हैं फ्रॉम तेलंगाना से तमिलनाडु में, उनका टर्नओवर गिवन है, तो पूछ रहे कंपोजिशन स्कीम के लिए लायबल है। तो मिस्टर एच इज नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन एज ही इज मेकिंग इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई। ठीक है, इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई हो रही है। इफ मिस्टर एच इज मेकिंग परचेज फ्रॉम तमिलनाडु देन ही इज एलिजिबल फॉर composition scheme as there is restriction on outward interstate supply, not on inward state supply। ठीक है, तो आने के लिए है, आने के लिए क्या है, आने पे तो आप क्या ले सकते हो, कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो, लेकिन भेजने पर आपके लिए रेस्ट्रिक्शन है। आउटवर्ड सप्लाई करते हो तो रेस्ट्रिक्शन है, इनवर्ड करते हो तो मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 190, टर्नओवर ऑफ मिस्टर रॉय इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज ₹49 लाख। मिस्टर रॉय हैज ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन स्कीम ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 18th Feb 2020। टर्नओवर ऑफ मिस्टर रॉय एक्सीड 1.5 करोड़, एक्सीड कर जाता है। What compliance are regarded to carry Mr. Roy? Mr. Roy आंसर देखते हैं। चलिए यहाँ पर बोल रहे हैं ये कि टर्नओवर जो है वो 49 लाख है, बट और मिस्टर रॉय हैज ऑप्टेड क्या होता है कंपोजिशन स्कीम ड्यूरिंग द ईयर, क्या हो जाता है कि 18th Feb को टर्नओवर जो है मिस्टर रॉय का एक्सीड कर जाता है 1.5 करोड़ से। ठीक, चलिए तो मिस्टर रॉय इज रिक्वायर्ड टू डू द फॉलोइंग कंप्लायंसेस, पूरे करने होंगे कौन कौन से। फाइल अ फॉर्म जीएसटी सीएमपी 04 विद इन 7 days बिफोर 25th Feb। ठीक है, यानी कि इसका 25th Feb हो जाएगा। डिटेल्स ऑफ स्टॉक एंड कैपिटल गुड्स एज ऑन 18th Feb 2020 आर रिक्वायर्ड टू फाइल in form GST ITC 01 within 30 days in respect, क्या लिखा है, which is before 20th March 2020 to take the credit of input on the same। ठीक है, परचेज किया गया है तो सिंपल सी बात है क्या करना होगा, हम इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेंगे इसका।
ठीक। सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन किस तरीके से बताया गया है। देखिए मैं एक बार और बता देता हूँ। यहाँ पर जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की जो टर्नओवर है वो 49 लाख दिया गया है। कंपोजिशन स्कीम उसने ऑप्ट कर रखा है, बट क्या होता है कि 1.5 करोड़ एक्सीड कर जाता है 18 फेब को। ठीक, जब एक्सीड कर जाता है तो ये डिटेल्स देनी होगी उनको गुड्स की। ठीक है, किसमें? 4 में, CMP 4 में within 7 days. Now turn to the next question, which is 120. Messrs X Private Limited is manufacturer having two units, namely Unit A in Andhra Pradesh and another Unit B in Tamil Nadu. Total turnover of two units in last financial year was 95 lakh, जिसमें 10 lakh units A plus 85 lakh units B. Total turnover of two units in the same quarter of the financial year was 15 lakh, 5 lakh A unit, 10 lakh B unit. Applicable rate of CGST SGST 99% है. Find the net liability of the X Private Limited. So Messrs X Private Limited is not availing input tax credit. ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो देखिए कह क्या रहा है कि एक मैन्युफैक्चर है, दो जगह यूनिट्स वो क्या करते हैं वो, यानी कि 2 यूनिट्स है, नेमली कौन कौन से, A एंड B है। तो A इन आंध्र प्रदेश एंड अंदर B जो है वो तमिलनाडु में। टोटल टर्नओवर दे ही रखा है आपको। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आंसर इसका। सिंस द कंपनी इज नॉट अवेलिंग दी, सबसे पहले तो यही बात कर लो कि वो ITC नहीं ले रहा है, ठीक है। नाउ एप्लीकेबल रेट ऑफ CGST 0.5 एंड CGST 0.5। तो क्या होता है, लोकेशन आंध्र प्रदेश तमिलनाडु। टर्नओवर इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर कितना है, 10 लाख और 85 लाख। टर्नओवर इन सेकंड क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल 5 लाख एंड 10 लाख, ठीक है। ये किस तरीके से है, यहाँ पर गिवन है ना नीचे सेकंड क्वार्टर वाला। तो टोटल टैक्स जो है वो किस तरीके से 0.5 यानी कि 1% का लग जाएगा ना। पढ़ा तो है हमने किस तरीके से लगेगा, यानी कि जितना ही आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर देखिए क्या है कि 1% लग जाएगा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, टोटल जो टैक्स लायबिलिटी होगी 1% होगी दोनों को मिलाकर। 121 पर आ जाते हैं। 121 क्या कहता है, एग्जाम्पल, मिस्टर CMA राम इज अ प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट इन पटना बिहार। ही कमेंस प्रोफेशन ऑन 1 अप्रैल 2019 एंड हिज एनुअल टर्नओवर है 70 लाख फाइनेंशियल ईयर 2019-20। तो देख लीजिए आपकी सैलरी कितनी हो सकती है। आई विश कि इससे भी ज़्यादा सैलरी हो। प्लीज़ जल्दी से CMA आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। बहुत खुशी हो रही है देख कर मुझे। ओके, नेक्स्ट, फाइंड द टैक्स लायबिलिटी अंडर कंपोजिशन स्कीम वाइड दिस। सेंट्रल टैक्स है, ये दे रखा है। आंसर देखिए यहाँ बोला क्या गया, मैं आपको ये समझा दूं थोड़ा सा। हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि मतलब एक अमेंडमेंट पढ़ी थी क्या, कि इस नोटिफिकेशन से, और ये डेट याद रखनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट है ये, इसके बाद से जो है वो टैक्स रेट चेंज हो जाएगा। यानी कि प्रोफेशन के लिए क्या था कि 6% हो जाएगा रेट, ठीक है। 6% से कंपोजिशन स्कीम लेवी करेंगे आप लोग, तो CGST 3% और SGST 3% लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पर नोट करके बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। चलिए नोट पढ़ते हैं हम जरा। देखिए आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं वीडियो को दोबारा से, उसमें मैंने बता रखा है कि 6%। नोट 1, फॉर द पर्पस ऑफ दिस नोटिफिकेशन सेंट्रल टैक्स डेटेड दिस, द एक्सप्रेशन फर्स्ट सप्लाईज की बात हुई है ऑफ द गुड्स और सर्विसेज और बोथ, shall for the purpose of determining eligibility
of a person to pay tax under this notification include the supply from the first day of April of a financial year to the date from which he becomes liable for registration under the said act, but the purpose of determination of tax payable under this notification shall not include the supplies from the first day of April of financial year to the date from which he becomes liable for रजिस्ट्रेशन। ये इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब मान लेना है आप लोगों को, ये समझ लेना है, ठीक। तो नेक्स्ट पॉइंट है इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी कि आ जाता है 2021, मिस्टर राम इज नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम बाय नोटिफिकेशन दिस। इसके तहत वो क्या होंगे, नॉट एलिजिबल होंगे कंपोजिशन स्कीम के। चलिए 122 लास्ट क्वेश्चन। Mrs. C Limited of Chennai being a trader provided the following information relating to preceding financial year। ये दे रखी है, देखो, इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट एग्जेम्प्टेड, टैक्सेबल, इंट्रा एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स भी किया गया है, इंटर स्टेट इनवर्ड सप्लाई भी यहाँ पर 200 CGST पेड 2 लाख। Mrs. C Limited is eligible for composition scheme in the current financial year। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट शोइंग एग्रीगेट टर्नओवर की बात करते हैं जरा। इंट्रा स्टेट सप्लाई लोगे आप 20, इंट्रा स्टेट फिर 30 ये भी ले लोगे, इंट्रा स्टेट सप्लाई फिर सर्विसेज ये भी ले लोगे, इंट्रा स्टेट सप्लाई सर्विस विच इज रिसिपेंट बाय द लायबल टू पे टैक्स ये भी ले लोगे, एक्सपोर्टेड भी ले लोगे। इनवर्ड की आ जाते हैं, बात करते हैं। इनवर्ड यानी कि इंटर स्टेट इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स नील बिकॉज नॉट एडेबल सिंस इट इज नॉट अ टर्नओवर ऑफ मिसेस सी लिमिटेड। ठीक है, क्यों नहीं है भाई इनका, क्योंकि ये सप्लाई कर रहे हैं, इंटर स्टेट इनवर्ड सप्लाई कर रहे हैं, इसलिए नहीं ले रहे, तो इनका टर्नओवर है। नेक्स्ट, अब देखिए जीएसटी और एसजीएसटी एक्सक्लूडेड होता है, हमने पढ़ रखा है, नॉट एडेबल। तो एग्रीगेट टर्नओवर कितना आ जाएगा हमारा, 94 लाख का, विच इज नॉट एक्सीडिंग 1.5 करोड़। इज डेट क्लियर, आई थिंक। तो सर्विस पोर्शन जो है वर्किंग नोट यहाँ पर दिखला रखा है 9.4 लाख, यानी कि 10% ले लिया गया है, विच इज मोर देन 5 लाख। और यहाँ पर हमने पढ़ा ही था कि 5 लाख हो या 10% हो, विच एवर इज हायर कंसिडर किया जाता है। सो हेयर 9.4 इज द हायर, इन विच द केस द टोटल सर्विस सप्लाइड इज 9 लाख की सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, ओनली विच इज वेल विद इन द लिमिट होनी चाहिए, ठीक है। और मिसेस सी लिमिटेड बीइंग ट्रेडर डीलिंग इन इंट्रा स्टेट एज वेल एज इंटर स्टेट export of goods supplies and hence not eligible for composition levy in current year even though aggregate turnover is preceding financial year is does not exceed 1.5 करोड़। भले ही वो एक्सीड ना कर रहा हो, लेकिन वो नहीं माना जाएगा इन द केस ऑफ, किस केस में, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में, ठीक है। देखिए अभी हमने ऊपर पढ़ा था क्या कि इंटरस्टेट और इंटरस्टेट दोनों ही सप्लाई करता है तो एलिजिबल नहीं होता है, भले ही उसका टर्नओवर जो क्या है कम हो, ठीक है। सो आई होप आप लोग को अभी तक जितना भी मैंने आप लोगों को समझाया वो समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एग्जम्पशन, क्या है एग्जम्पशन ये देखेंगे, समझेंगे अच्छे से, और सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर लेंगे ऐसे ही। सो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि उनको आने वाली वीडियोस के बारे में अपडेट मिलती रहे। सो गाइस प्लीज़ सपोर्ट मी एंड कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, जिससे कि मुझे पता लग सके और मैं अपनी वीडियोस को और इम्प्रूव कर सकूँ। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।